प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नाटकों के विकास क्रम में छायावादी युग या प्रसाद युग के बारे में जानेंगे। पिछले संबोधन में हमने भारतेंदु युग के बारे में पढ़ा था। उस युग के प्रमुख नाटककारों के बारे में जाना था। इनके साथ ही उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं की क्या विशेषता थी और उस समय की युगीन परिस्थितियां क्या रही थी, उनके बारे में जानने का हमने प्रयास किया था। आज हम वही बातें छायावादी युग के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यह समय लगभग छायावादी युग का था। नाटक के क्षेत्र में इसको हम प्रसाद युग भी कहते हैं, क्योंकि नाटकों में जयशंकर प्रसाद का एक बहुत बड़ा योगदान रहा था और एक नया रूप हिंदी के नाटकों को प्रसाद ने दिया था। अब उनमें क्या कमियां थी, क्या विशेषता थी, वो हम आगे जानेंगे। और इसका समय जो है वो लगभग माना जाता है 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक का। तो प्रसाद युग जो है वो 1918 से लेके 1938 तक के समय के बीच में माना जाता है। वैसे तो हम जानते हैं कि काल हमेशा अखंड होता है, अटूट होता है, लेकिन हम मानव हैं, मानव की अपनी सीमाएं हैं, अपनी सुविधाएं हैं। हमने अपनी उन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इन सुविधाओं को देखते हुए कालखंड में बांटा है इसको। हम उस कालखंड के अंतर्गत जो विशेषताएं हमको नज़र आती है, जो लोग हमको नज़र आते हैं, उनका अध्ययन हम उस कालखंड के अंतर्गत कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कि प्रसाद युग की परिस्थितियां क्या थी। किसी भी युग का साहित्य जानने के लिए ये आवश्यक है, या उसका विश्लेषण करने के लिए जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि उस युग की परिस्थितियां क्या थी, क्योंकि साहित्य पर उस युग की परिस्थितियां प्रभाव डालती है और उस युग की परिस्थितियों पर साहित्य प्रभाव डालता है। तो यदि हम उस युग की परिस्थितियों को जाने बिना किसी साहित्य के बारे में कोई बात कहेंगे तो वो बात वैज्ञानिक नहीं होगी या तथ्यपूर्वक नहीं मानी जा सकती और वो हमेशा अधूरी सी लगती रहेगी। इसलिए सर्वप्रथम हम युग की परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं, जो कि उस युग में उपलब्ध थी परिस्थितियां या उपस्थित थी वहाँ परिस्थितियां। तो परिस्थितियों के अंतर्गत हम जानते हैं कि परिस्थितियां राजनीतिक भी होती है, सामाजिक भी होती है, धार्मिक भी होती है, साहित्यिक भी होती है। तो इस युग की भी अपनी कुछ परिस्थितियां थी। राजनीतिक परिस्थितियां, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उस समय हमारा देश गुलाम स्थिति में था। हमारे सामाजिक सरोकार एक अलग सीमाओं में बंद करके रह गए थे और उसके साथ साथ धार्मिक तौर पर भी हमारे में जो है कुछ कमियां या अच्छाइयां थी, वो भी हमारे सामने आती है और साहित्यिक परिस्थितियां भी इसके अंतर्गत हम लेते हैं। सबसे पहले आते हैं राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत। उस समय भारत अंग्रेज़ों की गुलामी में था। राजनीतिक तौर पर हमारा शोषण हो रहा था। राजनीतिक जागरूकता हमारी बहुत ही कम थी, लेकिन 18 तक आते आते राजनीतिक तौर पर हम लोगों में थोड़ी सी जागरूकता प्रारंभ हो गई थी। कांग्रेस का गठन हो चुका था और कांग्रेस ने आज़ादी का जो एक हमारा बिगुल था वो बजाना शुरू कर दिया था, या अपनी बात को आज़ादी पाने के लिए रखना शुरू कर दिया था। तो राजनीतिक तौर पर हम लोग अपने पुराने काल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास उस समय कर रहे थे। हालांकि परिस्थितियां यहाँ जमींदारों के अंतर्गत राजनीतिक तौर पे हम दबे हुए थे, जमींदारों के माध्यम से अंग्रेज़ों के अंतर्गत थे, तो हम एक गुलाम स्थिति में रहे थे। यही बात सामाजिक परिस्थितियों के लिए कही जा सकती है कि हमारे में बहुत से जो है सामाजिक आडंबर हो गए थे, सामाजिक बुराइयां हमारे में बहुत सी हो गई थी। नारियों की स्थिति खराब थी, अछूत प्रथा भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, बाल विवाह भी खूब ज़बरदस्त हो रहे थे। तो इन सब स्थितियों को, जो कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां थी, वहाँ बिगाड़ पर थी, तो उनका प्रभाव भी इस समय के नाटककारों पर था। हालांकि कुछ अच्छाइयाँ भी हमारे भीतर उपस्थित थी, हमने उनका पूरा ध्यान रखा और नाटककारों ने
इस चीज़ को हमारे सामने ला करके हमें उन कमियों से ऊपर उठने का प्रयास किया, और वो इसीलिए उन परिस्थितियों का प्रभाव इस समय के नाटकों पर भी पड़ा। धार्मिक तौर पर हमारे देश में इस समय मूलतः दो धर्म स्पष्ट रूप से सामने थे, इस्लाम और हिंदू। इसके अलावा कुछ छोटे तबके जैसे सिख भी थे, फिर कुछ ईसाई भी आए, इधर फिर पारसी जो है वो मुस्लिम इस्लाम को मानने वाले लोग भी थे। तो इस प्रकार से हिंदू धार्मिक तौर पर पिछड़ा हुआ था, जिसको राजनीतिक और सामाजिक रूप से दबाया जाता था, और लोग धार्मिक पाखंडों में, पंडितों के जाल में, मौलवियों के जाल में फंसे हुए थे। तो यहाँ इस चीज़ ने इस समय के नाटककारों को प्रवृत्त किया कि वो इस संबंध में अपने नाटकों को विषय वस्तु लेकर के लोगों के सामने प्रस्तुत करें। साहित्यिक परिस्थितियाँ, हालांकि देखा जाए तो न तो राजनीतिक तौर पे न सामाजिक तौर पे परिस्थितियाँ लेखन के बहुत ज़्यादा अनुकूल रही थी, लेकिन अनुकूल नहीं होते हुए भी साहित्य एक ऐसी रचना है जिसमें कि व्यक्ति या साहित्यकार कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ढूंढ लेता है। विपरीत परिस्थितियां थी, लेखन कार्य के लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, छपने के लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद ये संवेदनशील साहित्यकारों ने नाटकों का निर्माण किया, और नाटकों के साथ साथ अन्य जो प्रवृत्तियां साहित्य की रही है, गतिविधियां जो साहित्य की रही है, वो भी इस युग में आई। और हम जानते हैं कि इस युग में लिखे गए नाटकों पर प्रसाद जी का बहुत अधिक प्रभाव रहा है। उनका इसमें योगदान भी बहुत ज़बरदस्त था, ऐसी विस्मरणीय योगदान हम कह सकते हैं उसको, वो था। इसीलिए इस युग को प्रसाद युग के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं इस युग के प्रमुख नाटककार एवं नाटक। पहला नाटककार हम लेते हैं जयशंकर प्रसाद को, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण किया गया है। हम सब जानते हैं कि प्रसाद मूलतः कवि थे, लेकिन खाली एक यही विधा नहीं थी जिसमें वो लेखन कार्य करते थे, बल्कि इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। हालांकि उपन्यास इन्होंने नहीं लिखे, लेकिन कहानियाँ इन्होंने खूब लिखी है। उपन्यास तो 1 या 2 है, या 3 उपन्यास ही कुल मिला के इनके हैं। तो इनकी नाटक जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहे, और नाटक भी सामान्य नाटकों से थोड़े अलग हटकर थे, और उसमें विषय क्या लिए और कैसे लिए वो हम बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे कि प्रसाद के नाटकों में किस प्रकार के नाटक रहे, उनके नाटकों में कमियां क्या थी, और इनके लिखे हुए नाटक कौन कौन से रहे। तो सबसे पहले आते हैं हम इनके द्वारा लिखे गए नाटकों पर कि इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे जो हमारे सामने आए। इनका पहला नाटक कह सकते हैं विशाख नाम से था, जो 1921 में लिखा गया था। इसके बाद इन्होंने अजात शत्रु नामक नाटक जो है 1922 में लिखा, जो कि एक साहित्यिक पात्र पे था। तीसरी जो इन्होंने रचना की नाटक के रूप में वो था कामना, जो 23 और 24 सन 1923-24 में लिखा गया था, जो मनोभावों पर आधारित एक नाटक है। फिर लिखा इन्होंने जन्मेजय का नाग यज्ञ। तो ये एक जो है पौराणिक नाटक है, जिसमें पौराणिक कथा वस्तु ली गई है, जो 1926 में लिखा गया। फिर 1928 में आया इनका स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त नामक हमारे जो ऐतिहासिक राजा हुए हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। छठा जो 1930 में लिखा गया एक घूंट नामक नाटक था, और 1931 में इन्होंने चंद्रगुप्त नामक नाटक लिखा, जो हमारे महान सम्राट चंद्रगुप्त पे था। और 8वां जो हम कह सकते हैं इनका नाटक ध्रुव स्वामिनी, जो सन 1933 में लिखा गया। अब इन्होंने अपने इतने नाटक लिखे, इनमें नाटकों को एक विशेष स्तर इन्होंने प्रदान किया और एक गरिमा प्रदान की, क्योंकि इन्होंने अपने नाटकों को कभी भी चाहे विषय के तौर पे हो चाहे नैतिकता के तौर पे हो, कभी भी एक नीचे की तरफ नहीं जाने दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति की जो गरिमा थी उसको इन्होंने अपने नाटकों में बनाए रखा। अब सबसे पहले हम आते हैं जो ऊपर हमने नाटकों के नाम लिए हैं, उन नाटकों को पढ़ने के बाद हम
क्या कमियां इसमें देख सकते हैं या क्या विशेषता हम इसमें देख सकते हैं, वो सारी बातें या विशेषज्ञों ने इस बारे में क्या कहा है। तो कमी के बारे में जहाँ तक सवाल है, हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि प्रसाद के ये नाटक मानसिक रंगमंच पर लिखे गए थे। ये मस्तिष्क में रखे गए थे, मस्तिष्क के लिए लिखे गए थे, न कि बाहरी या भौतिक रंगमंच के लिए लिखे गए। अतः इनको रंगमंच पर अभिनीत किया जाना पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। हालांकि थोड़े से हेर फेर के साथ इन नाटकों को मंच पर भी मंचित किया गया, लेकिन थोड़ा हेर फेर किया गया या फिर उनका मंचन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाया। लेकिन इन नाटकों को पढ़ा जाना या सुना जाना बहुत ही सफल रहा और भारतीय संस्कृति को इन्होंने काफ़ी अधिक साहित्यिक पात्रों को, साहित्यिक परिस्थितियों को, पुरानी जो थी उनको लेकर के आगे बढ़े और आधुनिक काल तक आते आते इन्होंने आधुनिक काल और प्राचीन काल दोनों को जोड़ करके हमें आगे बढ़ने की तरफ कोशिश की। क्योंकि अब ये कमी क्यों रह पाई? क्योंकि शो क्या रंगमंच उस समय तक पूर्णतया विकसित नहीं हो पाया था। तो जिसे हम रंगमंच कहते हैं, नाटक का मंच कहते हैं, उस समय तक पूरी तरह से हम विकसित नहीं हो पाया था हिंदी साहित्य में। इसलिए ये नाटक मानसिक मंच पर अधिक लिखे गए और भौतिक मंच पर कम कार्य करने के लिए थे। तो हम जानते हैं कि ये एक विशेष कमी थी प्रसाद के नाटकों में, जिसको हम प्रसाद युग के नाटकों के अंतर्गत फिर से देखेंगे। यहाँ हम इसका विस्तारित वर्णन नहीं करेंगे। फिर है कि इस युग में जो जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखे वो कितने प्रकार के नाटक रहे होंगे भेद के आधार पर। हम मान सकते हैं कि मूलतः 6 प्रकार के नाटकों के अंतर्गत इनके सारे नाटक आ जाते हैं। जैसे ऐतिहासिक नाटक, करबला नामक नाटक जो इन्होंने लिखा वो ऐतिहासिक नाटकों की श्रेणी में आता है। पौराणिक नाटकों में हमने देखा, पहले भी पढ़ा कि जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो पौराणिक नाटकों के अंतर्गत आ जाता है। और व्यंग्यात्मक नाटक भी इन्होंने लिखा। इतने गंभीर प्रवृत्ति को होते भी इन्होंने व्यंग्यात्मक नाटक भी लिखा। जैसे इतिहास अपने को दोहराता है शीर्षक से इन्होंने एक नाटक लिखा जो व्यंग्य के रूप में हमारे सामने है। और समस्या मूलक नाटक भी इन्होंने लिखा, जैसे ध्रुव सामिनी। तो ध्रुव सामिनी ने उन्होंने उस समय की परिस्थितियाँ जो है उभारने की कोशिश की है और निपटने की कोशिश की है। और अन्योपदेशक नाटक, जो उपदेश देने वाले नाटक हैं, जो शिक्षा देने वाले नाटक हैं, उस तरह के नाटकों का भी इन्होंने, जो अन्यों के द्वारा उपदेश के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, वो कामना और एक घूंट जो नाटक थे वो इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। फिर हम आते हैं इनके छठे भेद में, सामाजिक नाटक। तो सामाजिक नाटकों में इनका एक नाटक संग्राम जो है वो इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 7-8 प्रकार के तो ऊपर नाटक बताए थे, और जब नाटकों के भेद हमने देखे तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ और नाम इसमें आए हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी नाटकों का निर्माण किया या जो है रचना की थी। तो हम देखते हैं इस प्रकार कितने भेद हो गए जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे थे नाटक। याद करिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, ऐतिहासिक नाटक, पौराणिक नाटक, व्यंग्य नाटक, समस्या नाटक, अन्यापदेशक नाटक और सामाजिक नाटक। तो इस तरह से 6-7 प्रकार के भेद इनके नाटकों में पाए जाते थे। फिर है दूसरे जो नाम आते हैं वो हैं हरिकृष्ण प्रेमी। ये भी जयशंकर प्रसाद काल के जो हैं प्रसिद्ध नाटककार रहे हैं। इन्होंने भी काफ़ी रचनाएं लिखी। उनमें मैं कुछ नाम आपको यहाँ बताऊंगा। जैसे स्वर्ण विहान जो 1930 में लिखा गया, रक्षाबंधन जो 1934 में लिखा गया, पाताल विजय जो 1936 में लिखा गया, प्रतिशोध जो 1937 में लिखा गया, शिवा साधना जो भी 1937 में लिखा गया, और स्वर्ण विहान जो नामक था नाटक, जो मैंने आपको ऊपर पहले बताया था, वो एक गीति नाटक था। वो सामान्य गद्य नाटक नहीं था बल्कि एक गीति नाटक था। और
इनके नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता पर काफ़ी बल दिया गया। तो देखिए उस समय चूंकि हिंदू और मुसलमानों में आपस में अंग्रेज़ों की दुष्प्रयास के कारण एक अंतर आने लग गया था, एक दूसरे के विरोधी होने लग गए थे, लेकिन हमारे इस समय के नाटककारों ने इस चीज़ को पहचाना और उनके बीच में एकता लाने का प्रयास करते रहे। फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। अगले जो लेखक इस नाटककार इस समय के प्रसिद्ध जो हुए वो हैं लक्ष्मी नारायण लाल, नहीं लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनकी रचनाओं पर आते हैं 1927 में इन्होंने लिखा अशोक नामक नाटक, 1929 में सन्यासी मुक्ति का रहस्य नामक नाटक इन्होंने 1932 में लिखा, और राक्षस का मंदिर इन्होंने 1932 में लिखा। तो दो नाटक 1932 में लिखे गए। राजयोग 1934 में और सिंदूर की होली भी 1934 में लिखा गया, और इसके साथ साथ आधी रात भी 1934 को लिखा गया। तो देखिए एक साल में 3-3 नाटक इनके लिखे गए थे। इनमें से सन्यासी नामक जो नाटक था वो राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के प्रति गौरव के भाव लिए हुए था। सन्यासी नाटक में किस मुद्दे को लिया गया? राष्ट्रीयता और संस्कृति के प्रति गौरव का। और मुक्ति का रहस्य जो नाटक था उसमें पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम पर भारतीय दाम्पत्य विधान की विजय दिखाई गई। उस समय हम पश्चिम प्रभाव में आ गए थे और पश्चिमी प्रेम पश्चिम का जो उन्मुक्त प्रेम था उसके समर्थन में भी बहुत से लोग खड़े हो गए थे और ये कहने लग गए थे कि नहीं, विवाह भी जो है पाश्चात्य तरीके से ही प्रेम करके ही होना चाहिए। जबकि मुक्ति के रहस्य में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने ये बताया कि नहीं, पश्चिम के उन्मुक्त प्रेम की जगह हमारा जो दाम्पत्य विधान है, अर्थात शादी के बाद की जो जिंदगी है महिला और पुरुष के बीच में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और अंत में विजय उसी की होती है। अर्थात वही प्रेम जो कि शादी के बाद पैदा होता है आपस में विश्वास के कारण, वो काफ़ी अधिक सफल रहता है। पश्चिम का जो उन्मुक्त प्रेम है वो सफल नहीं कहा जा सकता। और सिंदूर की होली में इन्होंने विधवा विवाह और नारी उद्धार का काम किया, उसकी तरफ ध्यान दिया, उसको विषय वस्तु के में रखा और लोगों को उसकी तरफ खींचा। अब आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल की विशेषताएं। इन्होंने जो साहित्य लिखा या जो नाटक लिखे उन नाटकों में कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो हम पहली विशेषता ले सकते हैं सामाजिक परिस्थितियों से युक्त विषय वस्तु। इन्होंने जो विषय वस्तु चुनी उस समय के सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई थी, समाज से हट करके इन्होंने कोई विषय वस्तु नहीं ली। हवा में उड़ती हुई कोई बात इन्होंने कल्पना के तौर पे सिर्फ जो कल्पना मूलक बातें थी वो इन्होंने अपने नाटकों में शामिल नहीं की थी। दूसरी जो इनकी विशेषता थी वो थी समस्या मूलक नाटक। इन्होंने नाटक जो लिखे परिस्थितियों की जो समस्याएं थी, विशेष परिस्थितियां थी, उन विशेष परिस्थितियों पर केंद्रित होकर ही अपने नाटकों को लिखा और उनका हल सामने पर समस्याओं को सामने लाए, और सामने ही नहीं लाए बल्कि उनके हल करने की तरफ भी हमारा ध्यान अपने नाटकों के माध्यम से इन्होंने दिलाया। फिर तीसरी चीज़ बौद्धिकता का समावेश। तो इन्होंने अपने नाटकों में खाली कल्पना शक्ति का नहीं, खाली भावुकता का नहीं, बल्कि बौद्धिकता का जो है प्रवेश भी किया, बुद्धि का प्रवेश भी इनके नाटकों में। तो जो भी तर्क वितर्क थे बुद्धि के द्वारा वो सारे इसमें शामिल किए गए। चौथी जो इनकी विशेषता रही जीवन नाटकों की इनके, वो थी नारी की शिक्षा। इन्होंने नारी शिक्षा को अपने नाटकों में रखा। स्वतंत्रता एवं नवीन जीवन का चित्रण। हम थे उस समय गुलाम, लेकिन इन्होंने नारी की शिक्षा का भी, नारी की स्वतंत्रता का भी, जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, और नवीन जीवन दर्शन अर्थात जीने का तरीका भी बदल करके नारी का, जो भारतीय संस्कृति को मानते हुए उससे बाहर नहीं, उनको उन्होंने रखा। पांचवी जो चीज इन्होंने अपने नाटक में रखी वो थी विधवा विवाह एवं नारी उद्धार का मनोरम और मार्मिक प्रस्तुतिकरण इनके नाटकों में मिलता है। यूं तो बहुत से नाटकों में मिल जाएगी ये बातें, लेकिन जितना मनोरम और मार्मिक प्रस्तुतिकरण इनके नाटकों में
विधवा विवाह और नारी उद्धार के लिए है, वो अन्य किसी में मिलना सामान्यतः संभव नहीं होता है। छठी जो विशेषता थी वो ये थी कि कहीं कहीं पर सह शिक्षा एवं आधुनिक शिक्षा का विरोध। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आधुनिक शिक्षा किसे कहेंगे? जो वैचारिक तौर पर आधुनिक है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने तथाकथित जो आधुनिक शिक्षा थी उसका विरोध अपने नाटकों में किया। और साथ ही साथ चूंकि पुराने विचार थे, स्त्री और पुरुष को साथ साथ रहने की उस समय तक कोई व्यवस्था थी नहीं भारतीय समाज में, तो जो सह शिक्षा चली, बच्चे और बच्चियों के पढ़ने की जो पद्धति चली, इसका उन्होंने अपने नाटकों में विरोध किया कि ये गलत है और इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे। अब ये बाद में सही सिद्ध हुआ या गलत सिद्ध हुआ ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन इन्होंने अपने नाटकों में इन चीज़ों का विरोध किया था। सातवां जो था, इन्होंने अपने नाटकों में हमारा एक बंधा हुआ समाज है, लेकिन उसके बावजूद नारी और पुरुष के जो आपसी संबंध है उनका चित्रण भी इनके नाटकों में हमको मिल जाता है। फिर एक और विशेषता इनके नाटकों की रही कि इनके नाटक हमेशा 3 अंक के रहे, न कम और न अधिक। अंक बहुत से भी हो सकते हैं नाटकों में अंक कम भी हो सकते हैं, जैसे 1 अंक वाली तो फिर एकांकी हो जाती है, लेकिन इनके अधिकांश नाटक 3 अंकों के रहे हैं। फिर एक और प्रभाव हम इसको ले सकते हैं, वो था कि इनके नाटकों के शिल्प पर या शिल्प विधान पर अंग्रेजी नाटकों का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगत होता है। इसी के साथ जो 3 मुख्य नाटककारों का हमने यहाँ अध्ययन किया, इसके अलावा कुछ अन्य नाटककार और उनकी रचनाओं का भी हम यहाँ चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग इस चीज़ से परिचित हो जाएं कि खाली ये 3 नाटककार ही नहीं थे, बल्कि नाटककार और भी हुए, और जो भेद हैं नाटकों के उनके अंतर्गत भी कई नाटक लिखे गए। तो हम सीधे नाटककार और उनकी रचनाओं का सीधा वर्णन न करते हुए कुछ जो भेद नाटकों के हैं उन भेदों को देखते हुए, उन भेदों के अंतर्गत किन किन नाटककारों ने लिखा वो अध्ययन हम करेंगे। तो इस युग में 4 प्रकार के नाटक प्रमुख रूप से लिखे गए: पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक नाटक और नाट्य रूपक। तो सबसे पहले हम पौराणिक नाटक में आते हैं। वो क्या आता है पौराणिक नाटकों में वो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं इसमें लंबा नहीं खींचूंगा। सिर्फ कुछ लेखकों के नाम या उनकी रचना यदि मेरे को ध्यान आती है तो वो मैं आपको यहाँ बताता जाऊँगा। इस युग में अंबिका दत्त त्रिपाठी भी नाटककार हुए हैं, जिन्होंने सीता स्वयंवर 1918 में लिखा। रामनरेश त्रिपाठी ने सुभद्रा और जयंत नामक नाटक 1924 एवं 1934 में लिखे। पौराणिक नाटकों के अंदर हालांकि प्रसाद ने भी लिखे हैं पौराणिक नाटक, लेकिन अन्य नाटककारों में जब चर्चा कर रहे हैं तो उनमें अंबिका दत्त त्रिपाठी और रामनरेश त्रिपाठी का नाम आ जाता है। और उन्होंने सीता स्वयंवर जो अंबिका दत्त ने लिखा था और रामनरेश ने लिखे थे सुभद्रा और जयंत, जो 1924 और 1934 में क्रम से लिखे गए थे। इसके अलावा गोविंद दास ने भी 2-3 नाटक लिखे, जिनमें कर्तव्य नामक नाटक था, और बेचन शर्मा उग्र ने महात्मा ईसा नामक नाटक लिखा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 4-5 जो नाटककार थे उन्होंने पौराणिक प्रकार के नाटक जो है वो लिखे। फिर ऐतिहासिक नाटकों में किन किन लेखकों ने योगदान दिया? गणेश दत्त नामक रचनाकार या नाटककार थे, उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह पर 1921 में नाटक लिखा। फिर बद्रीनाथ भट्ट ने दुर्गावती नामक नाटक लिखा, जो 1925 के आसपास का रहा था। फिर चतुर्सेन शास्त्री भी इसी युग के नाटककार रहे हैं, उन्होंने उत्सर्ग लिखा जो 1929 में लिखा गया। अमर राठौड़ लिखा जो 1933 में लिखा गया। फिर जगदीश शास्त्री थे, उन्होंने तक्षशिला नामक नाटक लिखा। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक नाटक भी इस युग में काफ़ी लिखे गए। फिर है सामाजिक नाटक। ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने कृषक दुर्दशा पे नाटक लिखा जो 1922 में था। गोविंद वल्लभ पंत
ने कंजूस की खोपड़ी नामक नाटक सन 1923 में लिखा, और जमुना दास मेहरा ने हिंदू कन्या नामक नाटक लिखा, और बेचन शर्मा उग्र ने चुंबन नामक नाटक 1937 में लिखा। जमुना दास ने जो हिंदू कन्या नामक जो नाटक लिखा था वो 1937 में लिखा था, 1932 में लिखा था। फिर चौथे प्रकार का भेद जो है वो बच जाता है, वो है नाट्य रूपक। नाट्य रूपक भी लोगों ने लिखा था, रचनाकार लिखा था, जिसमें सुमित्रानंदन पंत का नाम प्रमुख रूप से आता है। इन्होंने ज्योत्सना नामक नाटक 1934 में लिखा था। मैथिली शरण गुप्त ने भी अनघ अनघ नामक नाटक 1928 में लिखा था, और उदय शंकर भट्ट ने भी विश्वामित्र नामक नाटक 1929 में लिखा था। फिर भाव नाट्य भी लिखे गए थे इस युग में। भावनाओं पर आधारित जो नाटक थे वो भी इस युग में लिखे गए, जिनमें गोविंद वल्लभ पंत का वरमाला और उदय शंकर भट्ट का विद्रोहिणी अम्बा जो 1935 में लिखा गया था, उनका नाम लिया जा सकता है। एक और भेद नाटकों का इस युग में लिया गया या लिखा गया सामने आया, वो था हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक, जिनमें जीपी श्रीवास्तव का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। इन्होंने जो है दुमदार आदमी और गड़बड़ झाला नामक दो नाटक लिखे, जो कि व्यंग्य आधारित थे। हमारी कमियों पर एक चुटीला व्यंग्य करते हुए नाटक इन्होंने लिखे। अब आते हैं प्रसाद काल की प्रवृत्तिगत विशेषताएं, कि प्रसाद युग के नाटकों की कौन कौन सी विशेषताएं रही है। तो वो हम संक्षेप में देखेंगे, पूरा विस्तार में नहीं जाएंगे। कि इस युग के नाटकों में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। इस युग के लेखकों ने हमारे प्राचीन गौरवमयी इतिहास को एक पृष्ठभूमि के रूप में अपने नाटकों में लिया है। इनके नाटकों में दूसरी विशेषता, इनके नाटकों में हमारे इतिहास के स्वर्ण युग का गौरवगान और वर्तमान युग के अनुसार इनका चित्रण किया गया है। प्राचीन युग का गौरवगान भी किया है और उसको वर्तमान के साथ जोड़ करके उनका चित्रण किया गया है, ताकि हम अपने उन विशेषताओं को समझें और आगे बढ़ें। तीसरी जो बात इस युग के नाटकों में थी, हम भारतीयों में गौरव भाव की उत्पत्ति, ये इनकी खास विशेषता थी। चौथी जो विशेषता रही वो थी इतिहास के प्राचीन घटनाओं के माध्यम से और व्यंग्य रूप में आधुनिक समस्याओं का चित्रण एवं उनका समाधान करने का प्रयास इस समय के नाटकों में मिलता है। देखिए, प्राचीन घटनाओं के माध्यम से और उसको फिर व्यंग्य रूप में लेकर के उन्होंने आधुनिक समस्याओं का चित्रण कहाँ से जोड़ दिया, प्राचीन समय को आधुनिक समय, अर्थात ऐसी बहुत सी समस्याएं हमारे ये मान लीजिए कि वैचारिक तौर पर सोने में या निष्क्रिय होने के कारण बहुत सी कमियां आ गई थी, जिससे हम प्राचीन समय में उन कमियों से हम दूर थे, लेकिन धीरे धीरे वो कमियां आई। इन्होंने प्राचीन काल का हमारा जो गौरव है उसको बताया, उसको आधुनिक काल की समस्याओं से जोड़ा और बताया कि हम इन समस्याओं से हम अपने प्राचीन काल की जो हमारी जीवन पद्धति है उससे जोड़ेंगे तो दूर हो सकते हैं। फिर है पांचवा, सामाजिक समस्याओं का चित्रण एवं उनका समाधान। तो इस युग में ये सामाजिक समस्या लेते थे और खाली समस्या लेकर के उस समस्या को हमारे सामने ही नहीं रखते थे, बल्कि उस समस्या का समाधान भी इन नाटकों में देने का प्रयास मिलता है। छठी जो विशेषता है वो है नारी शिक्षा एवं स्वतंत्रता पर जोर। इस युग के लेखकों ने, अधिकांश लेखकों ने नारी की समस्या को उठाया। बहुत सी समस्याएं नारियों के संबंध में उस समय थी और नारी की स्वतंत्रता पे उन्होंने काफ़ी जोर दिया। नारी शिक्षा और स्वतंत्रता से जुड़ी हुई एक और विशेषता इस युग में रही थी, वो थी विधवा विवाह और नारी का उत्थान। वो प्रयास भी इस युग के नाटकों में हमको मिल जाता है। हिंदू और मुस्लिम एकता पर भी इस युग के नाटकों पे काफ़ी ध्यान दिया गया। अब है कुछ कमियां, हम कह सकते हैं, उन कमियों को लेंगे। जैसे प्रसाद के नाटक मंचन किए जाने योग्य नहीं थे, या मंचन किया जाना उनका बहुत ही कठिन था। ये इस समय के नाटकों की एक कमी कही जा सकती है। इसके अलावा नए नए प्रयोग किए गए। अब नए नए प्रयोग
दोनों स्थितियाँ हैं, अच्छाई भी मान सकते हैं और बुराई भी मान सकते हैं। बुराई इसलिए कि नए नए प्रयोग करने से कहीं भी कोई आदमी किसी पर एक बात पर स्थिर नहीं हो सकता, और अच्छाई ये इसलिए मान सकते हैं कि नई नई चीज़ों का प्रयोग करने पर समाज जो है नई बातों की तरफ झुकेगा, उनका ज्ञान होगा और वो आगे बढ़ेगा। इस युग की एक और कमी थी कि इस युग में रंगमंच का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, और एक कमी भी कह सकते हो, उसको विशेषता भी आगे जा कर के हम कह सकते हैं कि हम उस एक गहरे कुएं से बाहर निकले जो सिर्फ भारतीय हिसाब से था, बल्कि पश्चिम का प्रभाव भी इस युग के नाटकों पर हमारे पड़ा। तो इस तरह से हम प्रसाद युग के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, या छायावादेतर युग हम इसको कह सकते हैं, या छायावाद का युग कह सकते हैं, या प्रसाद युग कह सकते हैं। तो यहाँ हमने प्रसाद युग के बारे में जाना, जो कि नाटकों के संदर्भ में था, कविता कहानी या उपन्यास के लिए नहीं था, बल्कि ये नाटकों के संदर्भ में था। इसी के साथ आज की ये जो हमारी चर्चा है वो मैं यहाँ समापन की ओर ले जाता हूँ। तो आज के इस समय में इस नाटक में हमने क्या पढ़ा, ये एक बार फिर से जान लेते हैं कि हमने दोनों तीनों चीज़ें कौन कौन सी पढ़ी। वो थी युग की परिस्थितियों को हमने जाना कि इस युग की परिस्थितियाँ कैसी थी, उन्होंने साहित्य पर कैसे प्रभाव डाला, या साहित्य पर इन युगीन परिस्थितियों का क्या प्रभाव पड़ा। इस युग के प्रमुख नाटक और नाटककार क्या थे, कौन कौन से थे, फिर इन्होंने लिखे कौन कौन से नाटक, किस नाटककार ने कौन से नाटक लिखे, और इन नाटककारों के नाटकों की विशेषताएं कौन कौन सी रही। ये अलग अलग भी हमने लिखे, या किस प्रकार के नाटक इस युग के साहित्यकारों ने लिखे। जैसे हमने अब तक पढ़ा, तो उसमें कौन कौन सी नाटक जो है विशेष तौर पे आ जाते हैं, वो हम देखेंगे कि पौराणिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, ऐतिहासिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, सामाजिक नाटक भी इस युग में लिखे गए, फिर नाट्य रूपक भी इस युग में नाटक के रूप में लिखे गए, भावमय नाटक भी इस युग में लिखे गए, और हास्य प्रधान नाटक भी इस युग में लिखे गए। तो नाटकों के अधिकांश भेद इस युग में लिखे गए। ये नहीं है कि खाली एक ही प्रकार के या दो प्रकार के नाटक ही इस युग में लिखे गए। फिर अंत में हमने सब लेखकों को मिला करके, उनकी विशेषताओं को मिला करके एक सामान्य विशेषताएं इस युग की हमने प्रस्तुत की। वो थी इस युग की विशेषताएं, जिसमें से खास तौर से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेते हैं। दूसरी चीज़ जो है नारी संबंधी जो बात है वो इस युग में लेते हैं, विधवा विवाह से संबंधित प्रयोग लेते हैं इसमें, और कुछ कमियां जो है वो भी हमने देखी। जैसे कि प्रसाद के मानसिक मंच पे नाटक लिखे गए थे, तो इनका भौतिक मंचन किया जाना बेहद कठिन था, तो इसमें ये असफल ही माने जाते हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम और हिंदुओं की एकता विशेष तौर पे इस युग के नाटकों में ली गई, क्योंकि आपस में भेदभाव हमारा शुरू हो चुका था। फिर पश्चिमी नाटकों का प्रभाव भी इस युग में आते आते हमारे पर काफ़ी अधिक हो गया था, तो उसकी भी चर्चा हमने की। और अब आते हैं हम प्रश्न। तो प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि प्रसाद का प्रभाव नाटकों, भारतीय नाटकों में प्रसाद के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न तो ये बन सकता है। दूसरा, प्रसाद युग के नाटककारों एवं उनके नाटकों का विवरण देते हुए उनकी विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए, या उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से दो प्रश्न इसमें निकल करके आते हैं, उसे आप इस व्याख्यान को दो बार तीन बार सुनते हुए फिर से हल करने की कोशिश कीजिए। मेरी ये कामना है कि परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जय हिंद।